जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज खास तौर पे सबसे पहले बात करेंगे मुल्क में जारी गिरफ्तारियों की नई लहर, गिरफ्तारियों के नए मौसम के बारे में। एहतसाब है या इंतकाम? मुल्क में इस वक्त एक ऐसा सीजन चल रहा है, मौसम बदल रहा है, गर्मियां खत्म हो रही हैं, खज़ा का मौसम आ रहा है, सर्दियों की आमद है। तो इस सीजन के साथ मुख्तलिफ मौसमी वबाएं जो हैं वो भी जन्म लेना शुरू कर देती हैं और यही सूरत हाल हमें आवाम के लिए नजर आ रही है। एक तरफ आवाम को डेंगू के मच्छर काट रहे हैं, एक तरफ आवाम को कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं मिल रही, आवाम मच्छर के काटने से मर रहे हैं, कुत्तों के काटने से मर रहे हैं और साथ ही बहुत सी कुछ ऐसी सियासी वबाएं हैं जो कि हमारे सियासतदानों को काट रही हैं। खासतौर पे आजकल नैब की काट का अपोजिशन के पास कोई इलाज नजर नहीं आता और इस नए बदलते हुए सीजन के साथ जो गिरफ्तारियों का, एहतसाब का एक नया सीजन है, जो एक नई वबा है, उसकी भी एक नई लहर शुरू हो चुकी है। जहां नैब अपोजिशन को काट रही है और अपोजिशन के पास नैब की इस काट का इलाज नहीं है, वहीं पे एहतसाब का नारा जो कि बहुत से मुबस्सरीन के मुताबिक और नाक़दीन के मुताबिक अब एक खोखला नारा हो चुका है। एहतसाब का ये नारा हुकूमत को काट खाने को दौड़ रहा है। एहतसाब का मौसम है, स्प्रे किया जा रहा है गिरफ्तारियों का और गिरफ्तारियों से बचाव की वैक्सीन अपोजिशन के पास इस वक्त मुयस्सर नहीं है। तो ये जो मौसमी तब्दीली की वबा है, इससे बचाव का इलाज सियासत में कैसे मुमकिन है, आज खास तौर पे प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे। ताज़ा तरीन गिरफ्तारी जो कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, बल्कि मुल्क के सियासी मंजरनामे में इंतहाई सीनियर रहनुमाओं में से एक सैयद खुर्शीद शाह साहब की हुई, उसके बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला अभी तक जारी है। लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब ने आज बातचीत करते हुए एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जी खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी से कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा, अपोजिशन कोई टफ टाइम नहीं दे सकती और जिन्होंने गाजरें खाई हैं उनके पेट में दर्द होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह, ब्रिगेडियर एजाज शाह ने क्या कहा, टेक अ लिसन, उसके बाद जरा बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप एक क्राइम करते हैं तो आपको पकड़े जाएं तो आप टफ टाइम देंगे, ये कोई ऐसी बात नहीं है। रूटीन लाइफ जो है वो चलती रहती है। पंजाबी का मुहावरा है ना, जिन्ना खादियां गाजरा ढेड होना दे पीड़। क्या अपोजिशन वाकई हर गिरफ्तारी के बाद हुकूमत को कोई भी टफ टाइम देने से कासिर है? इस पे सवाल करेंगे और क्या वजह है कि तमाम तर गिरफ्तारियों के बावजूद अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कोई भी ठोस लाया अमल अपनाने से कासिर है। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग मोहतात हैं या मजबूर हैं? दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान आज वो सऊदी अरब पहुंचे हैं, जिद्दा पहुंचे हैं, अपेरेंटली कश्मीर पर बात करने के लिए गए हैं, लेकिन और क्या कुछ वज़ीर आज़म के एजेंडे पे, क्योंकि सऊदी अरब का उनका ये तीसरा दौरा है और कुछ ही हफ्ते पहले सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा UAE के वज़ीर ख़ारजा के साथ भी पाकिस्तान में थे। तो और क्या कुछ डिस्कस हो सकता है। और अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म का खिताब जो कि उनके मुताबिक सिर्फ कश्मीर पे होगा, वो भी बिल्कुल सर पे आन पहुंचा है। तो इस वक्त जो एक एहतसाब का मौसम है, गिरफ्तारियों का सीजन है, क्या इस नई गिरफ्तारियों की लहर के साथ अपोजिशन यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर पे खिताब पे हुकूमत को सपोर्ट करेगी, हुकूमत को सपोर्ट कर सकती है? इन सब मामलात पे बात करेंगे और ख़ास तौर पे कश्मीर पे फोकस रखेंगे। आज 40 रोज़ 46 डेज हो गए हैं कश्मीर में मोदी सरकार के जुल्म और बर्बरियत को, और आज वज़ीर आज़म साहब ने एक अनोखा बयान दिया है जिहाद कश्मीर के हवाले से। उनका कहना है कि कश्मीर पर अगर कोई जिहाद करने के लिए जाएगा तो वो ना सिर्फ कश्मीरियों से दुश्मनी करेगा बल्कि पाकिस्तान से भी दुश्मनी करेगा। वज़ीर आज़म साहब का ये जरा स्टेटमेंट सुन लीजिएगा, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई भी या पाकिस्तान से जाके हिंदुस्तान में वो समझता कि कश्मीर में वो लड़ेगा या वो जहाद करेगा, वो सबसे पहले जुल्म करेगा कश्मीरियों से, यानी वो कश्मीरियों से दुश्मनी करेगा, क्योंकि वहां 9 लाख उन्होंने फौज रखी हुई है। उनको सिर्फ बहाना चाहिए है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी कश्मीरी तो हमारे साथ है, ये पाकिस्तान से दहशतगर्द जा रहे हैं। उनको बहाना मिल जाएगा उनको तशद्दुद करने का, जुल्म करने का। अगर यहां से कोई भी उनको बहाना मिल गया कि जी पाकिस्तान से दहशतगर्द है। दूसरा,
वो सारी दुनिया को पाकिस्तान की तरफ कह देंगे जी देखें जी पाकिस्तान, असल में यह मसला पाकिस्तान की दहशत गर्दों का है। अगर किसी तरह किसी ने यहां से कोई हरकत की, मैं कहने लगा वो पाकिस्तान का भी दुश्मन है, वो कश्मीरियों का भी दुश्मन होगा। इन तमाम मामलात, इन तमाम पॉइंटर्स पे आज डिस्कशन करेंगे प्रोग्राम में, और मेरे पास बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा वर्दी पैनल आज मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, विफाकी सेक्रेटरी हैं जनाब फरूख हबीब साहब, मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे राना तनवीर साहब, सीनियर मरकजी रहनुमा हैं और साबिक विफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी भी रहे हैं। राना तनवीर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी जहांदीदा सियासतदान रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं जनाब कमर जमान कायरा साहब, पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर भी हैं। कायरा साहब, पहला सवाल आपसे, वज़ीर आज़म साहब का ये जिहाद कश्मीर के हवाले से स्टेटमेंट आपने सुन लिया, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? मैं समझता हूँ ये मुनासिब पॉलिसी है। अच्छा, पाकिस्तान से वहाँ जाके जत्थे भेज के माजी में भी जब उस तहरीक के अंदर तशद्दुद आया था तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आया था, और इससे यकीनन पाकिस्तान के मौक़िफ़ को और कश्मीरियों के मौक़िफ़ को नुकसान पहुँचा। उनकी खुद इरादी की तहरीक जो है वो पीसफुल तहरीक ज़्यादा ताकतवर थी बनिस्बत उस मुतशद्दद तहरीक से। जब उसके अंदर तशद्दुद आया था तो उस तहरीक को कुछ धचके लगे थे, तो ये एक मुनासिब तहरीक है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब को बहरहाल वो बैठे हैं हेल्म ऑफ अफेयर्स पे, तो ये देखना चाहिए कि आखिर माजी में ऐसा क्यों किया गया। मैं यही सवाल आपसे करने जा रही थी कि इसका मतलब ये है कि रियासत का बयानिया भी तब्दील हो गया। अब ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये सवाल तो वज़ीर आज़म साहब के लिए है, उनके लिए है जो जिनकी वजह से ये बयानिया बना था। लेकिन क्या माजी की भी तलाफी हो गई इस एक बयान से? मैं नहीं, ये दो अलग चीज़ें हैं। माजी से आप कट नहीं सकते, माजी को आप काट के फेंक नहीं सकते, ये वो अपनी जगह रियलिटी होती है। लेकिन ये जो बयान वज़ीर आज़म साहब का है, मेरी ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि ये एक हौसला अफजा बयान है। आप इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनकी हमें अखलाकी, सियासी, सफारती सारी मदद करनी है और ज़ोरदार तरीके से करनी है, और उन पर होने वाले तशद्दुद को और दुनिया में उजागर करना है। लेकिन उनकी इस तहरीक को तशद्दुद के मुकाबले में तशद्दुद से नहीं, अमन से आपने लड़ना है, तो दुनिया आपकी बात सुनेगी, तशद्दुद से नहीं। ठीक है, राना तनवीर साहब, आप क्या कहेंगे? आपने सुना, आई एम श्योर कि आपने सुना अगर प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट जो हमने चलाया है, आप क्या कहेंगे उनके जिहाद कश्मीर के हवाले से स्टेटमेंट पर? देखिए रिजा, मैं तो इसको इस तरह समझता हूँ कि जो माजी की बात की अभी कायरा साहब ने, और आज जो प्राइम मिनिस्टर का बयान है या हमारी कोई पॉलिसी, पहले भी हम तो कभी भी ये हमने नहीं कहा कि हमारी अशीरबाद से वहाँ कोई लोग जिहादी जा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं और ये अभी ये बड़ी इस पे सख्ती से वो चाहते हैं कि उधर कोई ना जाए या कोई ऐसा अमल ना हो जैसे हम दुनिया में कोई ऐसा, आपको पता इशू है क्या? जी बिल्कुल। ये एक इंटरनेशनल लेवल पे कोई इशू खड़ा हुआ है। ये इंडिया में या कश्मीरियों की दुश्मनी का मसला नहीं है, जो सच्ची बात है। अगर इसको इस तरह कैमोफ्लेज करेंगे या कोटेड बात करेंगे तो इससे बात तो नहीं चलेगी। लेकिन सर प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इस किस्म की स्टेटमेंट देना मुनासिब नहीं है। ये स्टेट हमारी है और गवर्नमेंट है जिसमें पीटीए की आजकल गवर्नमेंट है, वो इसको वो मैयज लें कि वहां पे कोई ऐसी बात हो। आप मुझे बताएं कि किसी के कोई मैनेज करने से या कोई किसी की आशीर्वाद के अलावा कोई जा सकता है वहां पे? कोई जिस तरह उन्होंने बात की, कोई मैं कहूँगा कोई पाकिस्तानी न जाए, कोई पाकिस्तानी इस तरह कोई चला जाएगा कोई काम करने उस तरह इस तरह। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसी कोई हमारी सोच है या होनी भी चाहिए तो उसमें हमें इस किस्म की स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर लेवल पे वो किसको सुना रहे हैं? क्या वो पाकिस्तानियों के कह रहे हैं, जेन्युइनली पाकिस्तानियों को कह रहे हैं, या किसी और को ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ कि वहां पे कोई ना जाए? और तो आपको भी समझ आ रही है सारी बात? किसी और किसको वज़ीर आज़म साहब मैसेज दे रहे हैं? फरूख हबीब साहब, आपने अपोजिशन की बात तो सुन ली, वज़ीर आज़म साहब किसको मैसेज दे रहे हैं, और क्या उनके इस बयान से जो कुछ माजी में हुआ उसकी तलाफी भी समझ ली जाए और समझा जाए कि अब रियासत का बयानिया, रियासत का अमली बयानिया भी तब्दील हो चुका है? देखें, जो सबसे अहम बात है वो बात है कश्मीर और कश्मीरियों की जो पुरअमन जो आज़ादी की जिदोजहद है उसकी बात है, और उसको सामने हमें रखना है। सबसे पहली बात यह है, आपके इल्म में है कि चाहे वो पुलवामा हमला हो, मुंबई अटैक्स हो या कोई समझौता एक्सप्रेस का मामला हो, जो कुछ भी भारत के अंदरूनी मामलात में होता रहा,
उसके इल्जामात वो पाकिस्तान के ऊपर लगाता रहा, जिसके सबूत आज तक वो फराहम नहीं कर रहा। हुआ ये कि हालिया दिनों के अंदर सब पाकिस्तानी कश्मीरियों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। हमारा एक कश्मीरियों से एक बड़ा मजबूत रिश्ता है जिसको कोई भी डिनाई नहीं करता। इंडिविजुअली तौर के ऊपर और बहुत सारी सतह के ऊपर ये ऐलानात शुरू हो गए कि हम LOC क्रॉस करने जा रहे हैं, हम वहां पर जहाद करने जा रहे हैं, जबकि आपकी फौज भी मौजूद है और ये फैसला रियासत ने करना है कि उन्होंने क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है। और इस चीज को सामने रखते हुए वजीर आज़म ने कहा कि ये हम एक मौका फराहम कर देंगे। आप मुझे बताएं कि बुरहान वानी वो कश्मीरी हैं, कश्मीरी शहीद हैं, जो कि पुरअमन जदोजहद के अंदर जो है वो शहीद हुए। अब मामला यह है कि जो कश्मीरियों के साथ पूरी दुनिया आगे खड़ी हो गई है कि वहां पर उसको हाईलाइट कर रहा है, वहां पर UN की जो है 50 साल बाद कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें बात आ गई। ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर 58 ममालिक ने उसको इंडोर्स कर दिया। खुद भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कह रहा है कि हालात को नॉर्मलाइज किया जाए। ऐसे में कोई इस किस्म का कोई भी वाकया जिसको भारत जो है वो टोटल इस सारे नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश करे, उस तरफ वजीर आज़म ने जो है वो बात की। और मैं समझता हूं LOC क्रॉस ना करने के हवाले से तो वजीर आज़म साहब ने मुजफ्फराबाद जलसे में बात कर ली थी, उसको आजाद कश्मीर की क़यादत ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। बट ये बयान कम से कम मेरी भी समझ में नहीं आया। थोड़ा डिस्कशन को अब जरा मैं आगे बढ़ा। देखें गरीता, मुझे सिर्फ क्विकली कंप्लीट करें। देखें, यकीनन वजीर आज़म साहब ने जब ये बात की होगी, उनके पास किसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये बात की होगी, ठीक है। और मैं ये समझता हूं कि ये हमारा भी काम है, हमारे नौजवान हैं, जज्बाती हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम सबको हमने साथ लेके चलना है और लोगों को ये बताने की जरूरत है कि ये मसला ऑलरेडी जो है वो कश्मीर का मसला वो दबने वाला मामला नहीं है, ठीक है। पूरी कौम की एक आवाज है, वहां पर कश्मीरी जो है उनके पाकिस्तानियों के साथ जज्बात हैं, हमारे उनके साथ जज्बात हैं, तो हमने उनकी हेल्प करनी है, मदद करनी है और उसको बेहतरीन अंदाज से करनी है और एक हिकमत अमली के साथ करनी है। ठीक है, चले, ये जो सब कुछ हमने करना है इसके लिए मुल्क के अंदर भी एक कौमी यकजहती की फजा जो कि बनती हुई नजर आ रही थी, वो एकदम से डिस्टर्ब हुई है गिरफ्तारियों के नए सीजन की वजह से। अब एक हफ्ता कमोबेश एक हफ्ते बाद वजीर आजम का यूनाइटेड नेशंस में कायरा साहब खिताब है कश्मीर पे, तो इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर गिरफ्तारियों के सीजन पे, उसके बावजूद अपोजिशन पीपल्स पार्टी वजीर आजम के UN में खिताब को सपोर्ट करेगी। देखिए, वज़ीर आज़म को खिताब में सपोर्ट की ज़रूरत है नहीं, गवर्नमेंट को किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट अपने तौर पे सब कुछ है ना, उनको पार्लियामान के अंदर किसी सपोर्ट की ज़रूरत है ना पाकिस्तान के अंदर, सो उनको बाहर क्या ज़रूरत होगी। लेकिन जहाँ तक गिरफ्तारियों का ताल्लुक है, देखें फरीदा, हम बड़े वाज़े तौर पे हमारा मौक़िफ़ है कि हम किसी एहतसाब के ख़िलाफ़ नहीं हैं। ये वज़ीर आज़म साहब का अपना एक ख़त है कि वो उसी मामले को हर वक्त रिपीट करते रहते हैं और क्योंकि बाकी चीज़ों पे यू टर्न हो गए, अब एक इशू रह गया है अकाउंटेबिलिटी के इशू पे। किसी जमात ने आज तक ये नहीं कहा कि गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। किसी जमात अपोजिशन की ने ये नहीं कहा कि जनाब आप इसको बंद कर दे या हमें NRO दे। हम बार बार कह रहे हैं हम नहीं मांग रहे आपसे NRO। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं मुझसे NRO मांगते हैं। हमने बहुत दफ़ा पूछा कि हजूर वाला कोई एक शायबा जिस बंदे ने आपको किया हो उसका नाम भी बता दे। मुस्लिम लीग भी पूछ रही है, हम भी पूछ रहे हैं, मौलाना भी पूछ रहे हैं, लेकिन नून लीग के बारे में तो बहुत खबरें आजकल डील की, NRO की बातचीत की खबरें होंगी आपके पास, मेरे पास तो नहीं है। लेकिन ये बात कि जी कोई किसी के साथ डील हो रही है, किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ, वो तो कह रहे नहीं। तो क्या इमरान खान साहब हमें मैसेज दे रहे हैं, अपोजिशन को मैसेज दे रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं? तो मैसेजिंग भी कई तरह की होती है। बट सवाल यह है, हमारा इशू एहतसाब के ऊपर सिर्फ यह है कि इसको जो चीज चीफ जस्टिस साहब ने भी कही है कि इसको विक्टिमाइजेशन न बनाए, सियासी इंजीनियरिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया चीफ जस्टिस साहब ने। इंजीनियरिंग का रंग इसलिए कि आज, इससे पहले क्या होता रहा, हमारी 2002 में तकरीबन 20 बंदों को तोड़ा गया, सियासी इंजीनियरिंग के जरिए काफली के साथ मिला दिया गया पैट्रियट बना के। ये और तबाही है कि जो लोग बेवफाई करें, गद्दारी करें जमात से, आप उनको पैट्रियट कहें, आप उनको महब वतन कहें। इसी तरह हमारा माजी है कि जमातों को तोड़ा गया, इक़्तिदार के लिए इंजीनियरिंग की जाती रही। अब भी ऐसे तरीक़ेकार मौजूद हैं, सिंध गवर्नमेंट को डिसलॉज करने की कोशिशें मौजूद हैं, उसके कई तरीके हैं। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि हजूर वाला आपके पास किसी बंदे के, मेरे खिलाफ, किसी दूसरे के खिलाफ, जरदारी साहब के खिलाफ, खुर्शीद शाह साहब के खिलाफ, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, जिसके खिलाफ भी आपको सबूत मिल गया, आप जो भी सबूत इकट्ठे किए हैं,
लेकिन एक चीज तो वाजह है कि मैं कानून दान तो नहीं हूं, लेकिन दुनिया में कानून ये है कि यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। आपने इल्जाम लगा दिया, लेकिन नैब का कानून कायरा साहब ये नहीं कहता ना, नैब का कानून सेपरेट है, वो फिर चेंज कर लेते, फिर अगेन पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पे बात आती है। पीपल्स पार्टी के ऊपर बात तो आपने लाजमी डाल देनी होती है ना। हालांकि पीपल्स पार्टी को 5-1000 दफा वजाहत कर चुकी है कि हमारे पास वो अददी नंबर नहीं था, और गलती तस्लीम भी कर कोशिश की नहीं, हमने कोशिश की कि इस कानून के अंदर जो गलतियां हैं वो दुरुस्त कर दी जाएं, लेकिन मियां साहब ने हमारा साथ उस वक्त मुस्लिम लीग ने नहीं दिया। हम ये वजाहत बहुत दफा कर चुके हैं, आप हमें क्लब कर देते हैं, तो ज्यादती ये है कि क्लब ना करें, जो जिसने किया उसके बारे में बात करें। दूसरी गुजारिश ये है कि आपके पास कोई प्रूफ आ गया है, कोई सबूत आ गया है, जो भी है वो आपने अदालत में देना है। मुझसे बुलाया गया, फर्ज करें मुझ पे इल्जाम है, मुझे बुलाया जाता है 1 दफा 2 दफा 4 दफा, मैं पेश होता हूँ, मैं जाके आपको आपके सवालों के जवाब देता हूँ, आप मुझे रिटर्न सवालनामा देते हैं, वो जवाब देता हूँ, आपके सवालों के काउंटर क्वेश्चन के, आपकी जीआईटी कानून को भाड़ में डालें। फिलहाल मेरी बात भाड़ में नहीं डाल सकते, मैं डाल रहा हूँ, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ उसको मुझे खत्म कर लेने देना। भाड़ में इसलिए कहा मुझे, I'm sorry, ये मुनासिब लफ्ज नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि वो कानून क्या कर रहा है, उसके वो कानून जिसके बारे में सारी अपोजिशन, सारा मीडिया, जिसके बारे में चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, माजी उसका क्या है? हमारे खिलाफ नहीं हुआ, बीबी शहीद के खिलाफ नहीं हुआ, जजेस को फोन नहीं हुए, क्या कुछ नहीं होता रहा। सो हम ये कह रहे हैं, आज भी सिंपल हमारा मुतालबा है कि आपके पास जो सबूत है आप चालान लाके अदालत में पेश करें, अदालत में हमें ले चलिए। अच्छा, अब आपने मुझे बुलाया गया 2 4 5 दफा, मैं गया, आप मुतमईन नहीं हो, आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया, तो गिरफ्तार करके मुझसे अपने सवाल ही पूछने हैं ना, या मुझ पर तशद्दुद करेंगे? तशद्दुद करके मनवाना है मुझसे? तशद्दुद तो नहीं हो सकता ना। जितने लोगों को आपने पकड़ा हुआ है, क्या उनसे आपने सवाल कर लिए हैं? उन सवालों के, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमसे कोई सवाल नहीं हो रहा। मरियम बीबी ने कहा कोई सवाल नहीं हो रहा, जरदारी साहब कह रहे हैं हमसे कोई सवाल नहीं हो रहा। फरूख हबीब साहब से जवाब लें। उनकी तरफ चलते हैं। मेरा सिर्फ आखिरी बात खत्म कर लेने दें मुझे, और वो ये है कि आप गिरफ्तार करके किसी पे तशद्दुद तो नहीं कर सकते। ठीक। सो आपके अगर इत्मीनान नहीं है, इन्वेस्टिगेशन का इत्मीनान नहीं है, तो अपना चालान बनाए, सबूत साथ लगाए, अदालत में ले जाए, अपना केस प्रूव करे। अगर केस प्रूव हो गया, हम बिल्कुल उसको मानेंगे, उसके खिलाफ बात नहीं करेंगे। कायर साहब, आप पीनल कोड के प्रोसेस के हवाले से बात कर रहे हैं। मसला ये है कि आजकल नैब का कानून चल रहा है, नैब के कानून में ये नहीं है गरीदा कि नैब आपको पकड़ ले कि आपके खिलाफ। नैब के कानून में लिखा है कि जहां पर वो समझती है कि उसके पास ठोस मवाद है, वहां वो गिरफ्तार कर सकती है ना। ऐसे नहीं है, ये इस तरह नहीं है कि जिसको चाहे जब चाहे पकड़। फरूख हबीब साहब, मैं नैब का सवाल, मैं छोटी सी बात कर देता हूँ। नैब के कानून में यह है कि आपने करप्शन पकड़नी है। नैब के कानून में ये नहीं है कि आपने FBR के टैक्स जो है उनको भी पकड़ना है। नैब के कानून में ये नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर को आपने पकड़ना है, वो पकड़ रहे हैं। ठीक, ये सारे नैब के सवाल तो फरूख हबीब साहब मैं आपसे नहीं कर रही, राना तनवीर साहब आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन जरा ये सवालात के जवाब फरूख हबीब साहब से ले लूं। फरूख साहब, जहां पर नैब की काट का ऑपोजिशन के पास कोई इलाज नहीं है, कोई जवाब नहीं है, वहीं एहतसाब का नारा खोखला से खोखला होता चला जा रहा है, और एहतसाब का नारा हुकूमत को काट खाने को दौड़ा है, जिसकी कुछ मिसालें कमर जमान कायरा साहब ने पेश कर दी। देखिए, मैं नहीं समझता कोई ऐसा मामला, देखें जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहां पर अकाउंटेबिलिटी भी होती है। एक बात ये कहना कि बहुत बात आती है कि जी ये एहतसाब का अमल जो है वो हमारे ही खिलाफ क्यों हो रहा है। देखें, बात ये है चीफ जस्टिस ने भी फरमा दिया, बार जो है वो पिछले 40 साल के अंदर, सुन लें, पिछले 40 साल के अरसे के अंदर 3-3 बार जो है वो हुकूमतें इनको मिल चुकी हैं, ये इक्तदार के अंदर रह चुके हैं। यकीनन जो है उस इक्तदार के दौरान जो है अगर कुछ हुआ है तो उसके ऊपर जो है वो एहतसाब भी होगा। अब एहतसाब के लिए एक ऐसा इदारा बनाया गया कि मिसाके जमहूरियत में पीपल्स पार्टी नून लीग इकट्ठी हो जाती है। आज मियां नवाज शरीफ को तीसरी बार वजीर आज़म बनना होता है तो वो पीपल्स पार्टी के साथ 18th अमेंडमेंट कर लेते हैं, लेकिन जब नैब का कानून चेंज करना था उस वक्त इनको जो है वो मियां साहब नहीं माने। ये क्या बात हुई? ये बात तो समझ से बालातर है, और जरदारी साहब तो मनाने में कोई काम करना होता था तो बड़े समझदार थे और वो अपने अहदाफ भी अचीव कर लेते थे। तो इसको इस तरह कह कि अपनी जिम्मेदारी से हट जाना, ये बात गलत है, क्योंकि उस वक्त एक मुकमुका था, कोई ऐसी फजा नहीं थी, नैब के कवानीन के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा था, उस वक्त जो है उस तरफ इनका ध्यान नहीं गया। अब मामला ये है लगातार पैदर पे गिरफ्तारियां सिर्फ अपोजिशन की होती चले जा रही हैं। कोशिश की और वो कोशिश मौजूद है, उसको सपोर्ट नहीं किया गया, वो भी रिकॉर्ड।
देखें ये इनका अपना एक मौकफ है, मुझे इनके मौकफ से इख्तलाफ हो सकता है, ये अपनी बात कर सकते हैं। देखें लेकिन मामला ये है कि ये किसी ने कानून क्या है, और ये कोई वक्त नहीं देखता, कानून के आगे को वक्त होता है, उसने को वक्त देखना होता है, ये उसका मामला नहीं है। हम तो ये कहते हैं ये नैब जाने, खुर्शीद शाह साहब जाने, आसिफ अली जरदारी जाने, और जिन जिन के खिलाफ केसेस हैं वो जाने। ये नैब के एक बड़े वाज़ेह कवानीन उसका जो बारे इल्जाम है, उसका जो इस वक्त जो एहतसाब का प्रोसेस का बारे इल्जाम है, वो जरा डेटे देते हैं, अगले की बारी है, अब फलां पकड़ा जाएगा, फलां पकड़ा जाएगा, फलां पकड़ा जाएगा। गरीदा मुझे बात मुकम्मल कर लेने, देखें मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें। देखें आप मुझे ये बताएं कि खुर्शीद शाह साहब वाला मामला हुआ, मैं नहीं उन्हें कहता, ना मैं वो अल्फाज कहना चाहता हूं जो चौधरी निसार पार्लियामेंट के अंदर इस्तेमाल करते रहे हैं। राना तनवीर साहब बैठे हैं इन्हीं के साथ फ्रंट लाइन के ऊपर, वो भी मिनिस्टर थे, वो क्या क्या कुछ खुर्शीद शाह साहब को कहते रहे और किन केसेस को उन्होंने बनाया। जाली अकाउंट्स के केसेस का आसिफ अली जरदारी के हवाले से चौधरी निसार जिक्र करके जा चुके हैं। मुझे ये बताएं कि ये केसेस भी इनके अपने बनाए हुए हैं, हमारा केस कोई नहीं बनाया हुआ इनके ऊपर अभी तक, सवाए एक आधे कुछ चंद केसों के अलावा कोई केस नहीं है। मामला ये है कि अब अगर नैब का मामला है तो बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने, कायरा साहब ने, आप जाएं यार, जाकर आप अपने वहां पर अपनी मासूमियत को साबित कर लें, वहां से आप साफ होकर आ जाएं, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये कह देना कि एहतसाब का अमल जो है ये बंद हो जाए, जिस तरह जरदारी साहब आके कहते हैं पिछला साहब छोड़ें, नहीं जरदारी साहब ने तो आज कहा है कि आपको जिसको गिरफ्तार करने का शौक है आप शौक पूरा कर लें, सबको गिरफ्तार करा देंगे। तो आज जरदारी साहब ने कहा। फारूक साहब एक ब्रेक ले लूं। गरीदा हमें किसी को गिरफ्तार करने का कोई शौक नहीं है, इनके करतूत ऐसे रहे हैं जिससे ये गिरफ्तार हो रहे हैं। फरूक साहब एक ब्रेक ले लूं। राणा साहब करतूतों का जिक्र करेंगे फरूक हबीब, तो यार ये तल्ख हो जाएगी बात, मुनासिब अल्फाज में बातें कर लेते हैं। करतूत तो आपकी लीडर और आपकी हुकूमत तो बहुत सारी बातें हो सकती है ना, मैं अपने करतूत खोल देता हूँ, मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ, अगर आपको गैर मुनासिब लगे मैं वापस ले लेता हूँ। ठीक है, आपका अपना राय है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद राणा साहब आपका जवाब ड्यू है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके जवाब में इंटरप्शन ना हो। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, राणा साहब से जवाब लेंगे कि मुकदमा जब पुराने दौर में है तो अपोजिशन अब चीखती क्यों है। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं एहतसाब या इंतकाम। राना तनवीर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपकी बात ड्यू थी। फरूक हबीब साहब ने जो खास तौर पे कहा कि जी मुकदमात पे आप लोग चीखते क्यों हैं, आप लोग रोते क्यों हैं, ये मुकदमात तो पुराने अदवार में बने हुए हैं, आप लोगों के मुकदमात पीपल्स पार्टी के दौर में, पीपल्स पार्टी के मुकदमात नून लीग के दौर में, तो बात तो उनके वजन है इस बात में। देखिए मेरा ख्याल है रीदा, इस पे अब ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है कि ये मुकदमात इसलिए बांध रहे हैं कि वाकई इसमें कोई मटीरियल है या मेरिट में बांध रहे हैं कि कोई करप्शन के केसेस हैं। अब ये मेरे ख्याल बच्चे को पता है कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ, सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ये विच हंटिंग है, इसमें किसी को अब शक नहीं है, आपको भी शक नहीं है, किसी अब चीफ जस्टिस साहब को भी शक नहीं है। अब तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ये कानून इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये खुद ही इसमें ये नहीं छुप सकते कि जी ये पुराने केसेस हैं, ये वो इंटीरियर मिनिस्टर ने उस वक्त ये बातें की थी और उसमें, या इसमें नहीं ये छुप सकते कि जी क्योंकि इन्होंने 35 साल हुकूमत की है लिहाजा पहले इनकी बारी है। मुझे ये बताएं, और फिर खुद ही कहते हैं कि कानून किसी वक्त का पाबंद नहीं होता। ये आप नहीं कह सकते कि जी 4 साल पहले कत्ल हुआ है उसका केस पहले बनेगा तो आज कत्ल हुआ है उसको छोड़ दें, ये बाद में देखा जाएगा, ये नहीं होता। आप मुझे बताएं, 1 साल हो गया इनकी कैबिनेट की भी बात अब पुरानी हो गई है, अब 70% कैबिनेट वो है जो पिछले 35 साल में ही हुकूमतों का हिस्सा रही है। तो वो उस वक्त को दूर सर, ये तो नैब के चेयरमैन खुद कह चुके हैं कि जिन्होंने लंबा अरसा हुकूमत की है पहले उनका एहतसाब होगा। यही तो बात है ना, ये इससे चेयरमैन साहब की बात सुन लेना। अब ये तो नहीं ना हो सकता 5 साल, तो अभी इनके जो पिछले 5 साल के शहबाज साहब के केसेस हैं कंपनीज के, जो प्राइवेट कंपनीज बनी, वो जो कंपनीज बनी मुख्तलिफ कामों के लिए, उनको गंगाला जा सकता है, लेकिन जो इनके 5 साल के KPK में है उनको तो नहीं छोड़ा जाता। क्यालम जब्बा का केस है या BRTB का केस है या सर मजे की बात है, उन 56 कंपनीज में जो एक बड़ा कलीदी डायरेक्टर था वो आज इमरान खान साहब के करीबी है। देखिए ना, मैं यही बात करने लगा हूँ, इस पे मेरा हाल जरूरत नहीं है, लेकिन बात ये कि मुझे बताएं कि ये मुख्तलिफ वक्तों में ये सारा सिलसिला चलता रहा है, उसके पीछे जो भी नासर कार फरमान थे या नीयत थी,
लेकिन कभी मुशर्रफ ने आके कभी नहीं कहा था कि नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा, मैं पकड़ लूंगा। नैब उस वक्त भी कर रही थी और किसी एंगल से कर रही थी। लेकिन ये तो जिस तरह कायरा साहब ने कहा है, ये मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर खुद देना शुरू कर देते हैं। लेकिन राणा साहब मुझे एक सवाल का जवाब दें जी। हर बार नई गिरफ्तारी होती है और अपोजिशन हुकूमत को धमकी देती है कि जी अब के मार के देख तो फिर बताएंगे आपको, लेकिन उसके बावजूद फिर नई गिरफ्तारी हो जाती है, फिर ऑपोजिशन 2-3 जुमलेबाजी कर देती है, 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, 2-3 खिताबात, उसके बावजूद फिर बंद। बड़ा अच्छा क्वेश्चन राणा साहब, यही वजह है कि आज ब्रिगेडियर एजाज शाह कहते हैं कि जी ऑपोजिशन के तिलों में कोई तेल नहीं है, कोई टफ टाइम नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते और ये धरना भी नहीं दे सकते। मैं आपको गुजारिश करूं, मैं बिल्कुल ये उस चीज से, ये कमजोरी से फायदा उठा रहे हैं जो ओवर ए पीरियड जो हमने ये लड़ के देखा दोनों पार्टियों ने। अब ये दोनों पार्टियां नतीजे पहुंची है कि चाहे हमें कुछ तकलीफ पहुंच रही है, कुछ, मैं आपको बिल्कुल वो बात बता रहा हूं जो बातें होती हैं जब हम डिस्कस करते हैं या मीटिंग करते हैं, लेकिन कोई ऐसा काम ना करें जिससे ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जैसा तैसा भी है, जैसे हमें विक्टिमाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये डीरेल ना हो। ये हमने बड़ी इसके लिए जदोजहद की है, बड़ी कुर्बानियां दी हैं। लूला मोहतात है कि मजबूर है? नहीं, ये हमारी वजह है। लेकिन किस हद तक, देखें गरीदा, आप थोड़ी सी मुझे मौका देना बात करने का। लेकिन अगर आप जिस तरह शहबाज साहब ने कहा कि अपोजिशन को मोदी ने अगर दीवार के साथ लगाया तो आपने तो चुन ही दिया, लेकिन किस हद तक ये अपोजिशन को लेकर जाना चाहते हैं? जब वो ज़हन हमारा एक है कि हम इस सिस्टम को आगे चलाना चाहते हैं तो ये लंबा नहीं चल सकता। आप फिक्र ना करें, आप जो ये कहते हैं ना, तो बाकी रही इंटीरियर मिनिस्टर की बात, आपने सुनवाया उनका, तो मैं उनका मतलब कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने कहा जी जिन्ना खादियां गाजरा ढिड होना दे पीड़, तो मैं भी एक पंजाबी कहना कि जरा अपनी मंजी थले भी डांग मार लिया करो, फेर लिया करो या मार लिया करो। ये बातें करनी बड़ी आती हैं कुर्सी में बैठ के, ये सारी मैं बातें सुनता हूँ पीटीआई की, तो मैं मुस्कुराता हूँ कि यार वहां पे बैठ के बड़ी बातें आती हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे काम नहीं करना चाहिए। आज भी ख्वाजा आसफ साहब ने भी कहा कि हम नहीं चाहते कि कल को आपके साथ कोई बात हो, तो हम चाहते हैं कि अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो तो आप हमारी बरादरी के लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो हम आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन आप एक ऐसा काम कर रहे हैं, आपने ऐसी तकसीम डाल रहे हैं या तकसीम कर दी है सारी कौम को कि जिसको मेरा हाल मिलाने के लिए शायद वक्त लगे। ये राणा साहब बातें हैं, ये ऐसे नहीं है कि ये हो जाएगा तो ये कल को बिल्कुल आए जी बैठ जाए। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी सीरियसली सोचना चाहिए। अगर किसी की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, किसी की सोच आगे लेके ये चल रहे हैं, तो इनको, अगर ये पॉलिटिशियन थे, उनको मेरा बहुत संजीदगी से ये बातें सोचनी चाहिए। कोई ऐसी ये काम ना करें जैसे मामलात उलझते बिगड़ जाए। अच्छा, ये जो हमारे दोस्त कहते रहते हैं पीटीआई के कि जी इनके अपने दौर के मुकदमात थे, हमारा कोई कसूर नहीं है। भाई, हम मुकदमात के इंदराज पे तो एतराज नहीं कर रहे, प्रोसेस पे हम तो प्रोसेस पे एतराज कर रहे हैं। मुकदमात आपके दौर में भी बने हैं, आपके दौर से पहले भी बने हैं। बिल्कुल, जिसके खिलाफ अगर कोई शक भी है तो वो मुकदमा बना के उसका एक प्रॉपर है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो करें। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ, खुर्शीद शाह साहब के ऊपर कोई केस मुस्लिम लीग के दौर में नहीं था, इस दौर में बना। लेकिन गुजारिश है, साहब ने कहा कि कुछ इस दौर में बने हैं। मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है, कोई बिल्कुल होली का कोई नहीं है। ठीक, हर जिसके ऊपर इल्जाम है उसको जवाब देना है, और अगर उसके खिलाफ इल्जाम प्रूव होता है तो उसने सजा पानी है। लेकिन एहतसाब की मैं हूँ कोई और हो, ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। देखिए ना, आप बंदे को गिरफ्तार कर लिया, कल उसकी हमारे माशरे में, किसी भी माशरे में बंदा पकड़ा जाए, आप उसके धक्के दे रहे हैं, उसके घरों पे छापे मार रहे हैं। ओ भाई, आपने कहा ना कि ये प्रॉपर्टीज है जी, इल्जाम क्या है, ये प्रॉपर्टीज है और ये बियॉन्ड योर मीन्स है जी, ठीक हो गया। अब आपने पहले सारे मीन्स चेक कर लिए होंगे ना, आपने कहा बियॉन्ड मीन्स है, आपने कहाँ से आए ये जायदाद है, उन जायदादों का सबूत आप मांग रहे हैं, या आपने देना है या उन्होंने देना है। अब सवाल यह कि आप उनके घरों पे छापे मार के उन खवातीन को जाके हरासा करके क्या करना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं वहां से कोई असला रिकवर होना है, वहां माल मुकदमा पड़ा हुआ है। लेकिन कायरा साहब, पीपल्स पार्टी कब तक ये जबानी कलामी बयानबाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी? पीपल्स पार्टी मोहतात है कि मजबूर है? मैं गुजारिश करने लगा हूँ, मैं मोहतात भी हूँ और मजबूर भी हूँ। मजबूर किस चीज? मजबूर इस चीज से हूँ कि मैंने इस मुल्क के सियासी निजाम के साथ, जमहूरियत के साथ खिलवाड़ होते हुए देखा है, उसको भुगता है, और मैंने इस मुल्क के अंदर जमहूरियत बहाल कराने के लिए जाने दी है,
मारे खाई हैं, जेलें और कोड़े खाए हुए हैं। मैं इसलिए मजबूर हूं कि मुझे नजर आता है आइंदा क्या होगा और उसके सम्राट मुल्क को क्या हुए, अवाम को क्या हुए। मेरा सिंपल सवाल यह है, मुझे बिल्कुल किसी की मुहब्बुल वतनी पे शक नहीं है, ठीक, मैं किसी के ऊपर फतवे देने का कायल नहीं हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप वो काम जो माजी में अगर हुआ तो गलत हुआ, आज अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है, उसकी कंटिन्यूएशन है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जिसके ऊपर इल्जाम है वो जवाब दे, लेकिन जवाब लेने का एक तरीका है ना। आप एक बंदे को इल्जाम लगा के कि ये आप खुर्शीद साहब है ना, इनके दोस्तों के, इनके फैमिलीज के जितने लोग हैं उनके ऊपर भी इल्जाम लगे, उनकी जायदादें, लोग आके कह रहे हैं भाई ये जायदाद जिसका आप कह रहे हैं ये बेनामी नहीं है, ये मेरी है, और मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास सबूत है। मैं कह रहा हूँ ये मैंने दौलत फलां जगह से ली थी, ये मैंने फलां जगह से प्रोक्योर की थी, ये मेरी कंपनी है, इस कंपनी का मैं मालिक हूँ, इसकी मेरी ये रिटर्न है 15 साल पुरानी। कोई मानने को तैयार नहीं है। उसका इलाज हमारे पास नहीं है, इसका इलाज कोर्ट के पास है। ठीक, सेंड अप केसेस टू द कोर्ट एंड लेट द कोर्ट डिसाइड। आज आप घरों पे जाके छापे मार के, तजलील करके, हथकड़ियां लगा के, कल अदालत अगर कहे कि इसमें कुछ नहीं है तो ये बता दें मुझे। अल्लाह ना करे कभी फरूख हबीब साहब या इन दोस्तों को ये किसी के साथ भी ना हो, क्योंकि घरों में लोग दाखिल हो, पुलिस वाले या रैब वाले, और उनके घरों के अंदर, और ये कोई बईद नहीं होता। इस मुल्क में इंतकामी कार्रवाइयां होती रही है और हो रही हैं। जिसके घर में पुलिस वाले या जाके बेगाने लोग दाखिल होते हैं, खवातीन की तज़ीक करते हैं, घर का चादर दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, वही जानता है उसके दिल पे क्या गुजरती है। हम सिर्फ ये करें, तजलील ना करें। हाँ, जिस बंदे के खिलाफ प्रूफ आ गए, अदालत साबित करती है, उसको सजा दे, उससे रिकवरी करे, उसकी जायदादें जब्त करे, जो मर्जी करे। ठीक, कायरा साहब, आपने दोनों अपोजिशन के रहनुमाओं की बातें सुन ली, इसका एक तो जवाब दे दीजिए। प्लस दोनों कह रहे हैं कि वो मोहतात भी हैं और मजबूर भी हैं कि सिस्टम को चलते रहना देना चाहती हैं। ये दोनों सियासी जमातें चले पार्लियामान में हैं, कोई ना कोई मजबूरी है इनकी सियासी पार्लिमानी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को कैसे रोकेंगे आप? उनकी तो कोई सियासी पार्लिमानी मजबूरी नहीं है। देखें, बात बड़ी वाज़ेह है। देखें, मामला इनका एक चीज पे तो इत्तेफाक है, ये बात कर रहे हैं कि इल्जामात लगे हैं, उसका जवाब भी देना है। कायरा साहब जो है वो तरीक़ेकार के हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं। अब मामला ये है कि ये तो नैब ने देखना है कि उन्होंने जो है वो किस किस्म का तरीक़ेकार इस्तेमाल करना है और क्या रवैया उन्होंने इख्तियार रखना है। दूसरी, इन्होंने हवाला दिया था इंतकामी कार्रवाइयों का, तो यकीनन जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ हमने बर्दाश्त की हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे ऊपर 5/7/8 की FIR काटी गई जब मैं अपने जमहूरी हक के लिए एहतजाज कर रहा था। हमारे घर की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पे अमल किया गया। ये बात ठीक कह रहे हैं, हम भी नहीं चाहते किसी के साथ जो है वो ऐसा मामला हो। आपके शहर में 5000 जगह पर तो जवाब किसी जगह पर तो जवाबदेह तो होना है ना। तो मामला ये है कि वो जवाबदेह होना है, और अगर केस बनता होगा नैब बनाएगा, कोर्ट में कोर्ट के बाद अदालतें भी मौजूद हैं और अदालतों के ऊपर सबको एतमाद है। आज तो वो दौर नहीं है जो मुझे यहाँ क्यों निकाला तो नहीं कहा जा रहा, आज जजेस को बोगस भरा तो नहीं कहा जा रहा। साहब, माजरत से अदालतों के भी जो हाल है वो सामने आ रही है, उनकी फिल्में भी ऐसे नहीं। चॉइस साहब, आप सुन लें ना, फिर कायरा साहब आप बयान की नफी करते हैं। एक तरफ आप चीफ जस्टिस की बात करते हैं आप, के दूसरी तरफ फिर आप कहते हैं अदालतों के हाल पे बात करते हैं। गलत कहेंगे हम तो देखें, नहीं, फिर ये नहीं हो सकता। नहीं, फिर तो वो बात होगी आपके सामने है कि सॉरी आपकी बारी आप मैंने काट दी, लेकिन वो उनकी कैसेट तो मार्केट में मौजूद है। कायरा साहब, कायरा साहब, मुझे बात मुकम्मल करने दें। मैंने आपकी बात बड़े तहम्मुल से सुनी है। हम तो आपसे सीखते हैं, अंदाजे सीखते हैं। अच्छा, बात यह है कि मामला यह है कि अदालतें आज़ाद हैं, चीफ जस्टिस साहब बड़े अपराइट हैं, और मैं समझता हूं कि अदालतों में जाएंगे ये मामला, वहां पर जाके आप प्लीड कर लीजिएगा। जहां तक रही बात, आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात की, देखें इस वक्त पूरी कौम जो है वो कश्मीर की आजादी के लिए बात कर रही है, कश्मीर की आजादी के लिए जदोजहद की। मौलाना साहब भी आजादी मार्च निकाल रहे हैं जो है वो आप लोगों की तरह। सुन लें, मैं वही सवाल कर रहा हूं कि जब पूरी कौम जो है वो कश्मीर की आजादी के लिए बात कर रही है, तो मौलाना साहब किस एजेंडा के ऊपर बात कर रहे हैं? JUI हिंद, जहां से जो है वो JUI फजलुर रहमान का भी आगाज हुआ, वो तो ऑलरेडी भारत के अंदर जो है वो मोदी के इकदामात की हमायत कर चुकी है। तो यहां पर जब कश्मीर की आजादी की बात हो रही है तो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो एक मजहबी कार्ड खेल रहे हैं, और तमाम मजहबी जमातों की उनको हमायत भी हासिल नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक वो बात है कि मौलाना साहब को जो है वो पार्लियामेंट में अवाम ने नहीं आने दिया, अवाम ने मुस्तरद उन्हें किया, हमने उनका रास्ता नहीं रोका था।
अवाम के अंदर वो पॉपुलर होते, इंतखाब मुंतखब होके आ जाते। उन्होंने तो पहले रोज कहा था कि ये पार्लियामान भी ना चले, इसमें जाके हलफ भी ना उठाएं। उन्होंने तो 14 अगस्त को कहा था ये आजादी मनाने का दिन ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि ये इस वक्त ना कोई ऐसा मामला है, ना नामूस रसालत के कानून को चेंज किया गया है, ना उसके साथ कोई छेड़खानी की गई है, कोई ऐसा मामला मौजूद ही नहीं है। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, यहाँ पर कोई ऐसा मामला नहीं। जितने लोग भी यहाँ इस शो में भी बैठे हैं वो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर यकीन रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और उनकी सुन्नत पर अमल करने वाले हैं। ऐसा कोई मामला ही नहीं है। तो फिर इस किस्म की हवा को हवा देने का मकसद ये है कि मुल्क को अंदर जो है वो पोलराइजेशन फैलाई जाए, मुल्क के अंदर जो है वो इंतहा पसंदी को, मजहबी इंतहा पसंदी को फरोग दिया जाए। मैं समझता हूँ आपकी बात आ गई और इसी मौकफ पीपल्स पार्टी के इसी मौकफ को हम अप्रिशिएट भी करते हैं। उन्होंने एक सवाल है मेरा, मुनासिब नहीं है। एक मिनट रुकिए। देखिए, गुजारिश है कि मौलाना फजलुर रहमान का नुमाइंदा यहाँ था नहीं, हमें चाहिए था कि उनका जिक्र ना करते, क्योंकि अनहर्ड चले गए ना, वो अपनी अपनी वजाहत नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज मैं गुजारिश जरूर कर दूं, मौलाना फजलुर रहमान की जमात जमायतुल उलमाए हिंद ने जो मुखालफत की थी पाकिस्तान की, या उस वक्त उन्होंने तकसीम हिंद की मुखालफत की थी बुनियादी तौर पे, तो वो तकसीम हिंद की मुखालफत का उनके पास अपना एक लॉजिक था और उसकी एक तारीख है पूरी। उसके अंदर कई मुसलमान बड़े बड़े जय्यद लोग थे जिनका वो व्यू था और उसके ऊपर कायद आज़म को भी उनसे इख्तलाफ नहीं था। वो कहते थे ठीक है, आपका अपना व्यू है, मेरा अपना व्यू है। अब हमें गुजारिश सिंपल ये करनी है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो बातें कर रहे हैं, आज कश्मीर के अंदर क्या फौजकशी कर रहे हैं, जंग हो रही है, कश्मीर का इशू है। आप क्या पाकिस्तान के अंदर यूनिटी पैदा कर पाए? क्या हुकूमत ने कोई एपीसी पैदा की? क्या आपने पार्लियामान के अंदर कोई डिबेट कराई? जो डिबेट्स हुई है वो बाकी इदारों ने कराई, आप तो वो भी नहीं कर पाए। और आपको उस कौमी यकजहती की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, महसूस नहीं की। एपीसी का आईपीएस का वाकया हुआ था, वजीर आजम 3 घंटे में वहां पहुंचे थे, सारी अपोजिशन को वहां इन्वाइट किया था और अगले उसी दिन रात को शाम को आर्मी चीफ भी वहां थे, सारी फौजी क़यादत वहां मौजूद थी और हम गए, राणा साहब से भी हमारे लोग वहां, हमें आईएसआई चीफ को भेजा काबुल। ये फैसले इस तरह होते हैं, आप वो यकजहती पैदा नहीं कर रहे। और हमें कश्मीर का मुकदमा भी लड़ना है और कश्मीर का मुकदमा पाकिस्तान में लड़ने की बजाय ज्यादा बड़ा मुकदमा आलम में है, दुनिया को कन्विंस करना है। पाकिस्तान का तो हर बच्चा उनके साथ है और रहेगा। राणा साहब, आपका लास्ट कमेंट, फिर टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है जी। किस चीज पे कमेंट दूं मैं? ये जो फारूक हबीब साहब ने बात की है धरने के हवाले से, और नून लीग ने अभी तक फैसला नहीं किया धरना ज्वाइन करने। मेरी बात सुने, धरने इन्होंने धरना दिया जो 126 दिन का था, एक हिस्ट्री का सबसे लंबा धरना था। तो मैं समझता हूँ कश्मीर में ना, ये कश्मीर के पीछे ना छुपे। कश्मीर का मसला इन्होंने, मैं समझा इनको पता था सारा और उस वक्त तो इन्होंने एक्शन लिया। उसके बाद सारा वावेला कर रहे हैं, लेकिन हम सारे लोग, पूरी कौम कश्मीर का आज के साथ खड़ी है दिल और जान से। और जहां ये आगे बढ़ेंगे, चाहे वो ग्लोबली डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, इंटरनेशनली, या वैसे भी करना चाहें, तो हम बिल्कुल दिलो जान के साथ खड़े हैं। लेकिन जहां तक ये अगर पाकिस्तान को भी कश्मीरियों वाली, यहाँ अपोजिशन को कश्मीरियों वाली हालत में खड़ा करने की कोशिश करें, या 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों में मुश्किलात पैदा करें, उनके खाने पीने के भी मुश्किल हो जाए, उनके लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो जाए, यहाँ गवर्नेंस का ये हाल है जो पंजाब में देखें, ऊपर देखें, तो अपोजिशन का फर्ज है, जो मौलाना साहब आ रहे हैं, अगर वो गैर कानूनी को काम करेंगे जिस तरह इनका इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा था, तो वो ठीक है, आप एक्शन के। अगर धरना दिया है कि एहतजाज है, हम मुबावर कराना चाहते हैं, गवर्नमेंट की डायरेक्शन सही नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसीज उनकी अंडर एस्टिमेट ना करें मौलाना, में क्वालिटीज पूरी है, उनमें सलाहियत मौजूद है कि वो लोग जितने कह रहे हैं 15 लाख छोड़े। अगर ये 200 से या 1000 से चला सकते हैं 26 दिन, तो वो मेरा ख्याल है लाख 1.5 लाख से लाएंगे तो पता चल जाएगा इनको। ये तो ऐसे ही बस कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ये रोकेंगे, अगर ये रोकेंगे तो मैं आपको बताऊं कि ये सारे पाकिस्तान में फिर इनको पता चल जाएगा शहर शहर में किस तरह होता है मामला। राणा साहब, अनफॉर्चुनेटली टाइम मेरे पास खत्म हो गया, वरना इस डिबेट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते। राना तनवीर साहब, फारूक हबीब साहब, कमर ज़बान कारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।